My dear lovely children, welcome back to another super informative and interesting biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. Yeah, so let's begin our today's class. Okay, yes, as you can see, this is lecture number 7 on the topic molecular basis of inheritance. So up to now, what all things we have seen? We saw the search for genetic material. Finally, we found our genetic material as DNA. Then we looked at the double helix model of DNA, right? Given by Watson and Crick. Then we saw the structure, the composition, which all things are making your DNA, right? And after that, we learned what exactly is the difference between RNA and DNA. What was the first genetic material? It was RNA. Why do we consider DNA as the important genetic material? All these we discussed, right? Then we learned about replication. We are now learning about central dogma, right? Given by Crick, that DNA gives you DNA. You call it replication. DNA gives you RNA. You call it transcription. RNA gives you protein and you call that translation. So here we are learning now transcription, right? कल हमने प्रोकैरियोट का देखा था, आज हम यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे. किसी को कोई शक, कोई भी प्रॉब्लम? यू कैन टेल मी नाउ. कुछ भी डाउट है तो आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट? जल्दी बताओ, कुछ डाउट्स है तो बता दो जल्दी से. कितने स्टेप्स थे? जल्दी से रिवाइज कर लो तो एक बार. कितने स्टेप्स हमने सीखा था प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में? 1 2 3 4. हाँ, यस, वंडरफुल. यस अक्षता, तेजू, इट इज 3. इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. यही 3 थे ना? बिल्कुल. अब ये बताओ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितनी चीजें थी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितनी चीजें थी? उसमें भी 3 थी. एक था प्रमोटर, दूसरा था स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा था टर्मिनेटर. ठीक है. अब प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज कौन से फैक्टर पे बाइंड करता है? क्या ये सिग्मा है? यस और नो पे क्लिक कर दो. यस और नो पे क्लिक कर दो, इजी होगा आपके लिए. सिग्मा फैक्टर है या नहीं है? यस और नो पे क्लिक करना. वाओ, कोई भी नो पे क्लिक नहीं कर रहा. बहुत अच्छी बात है. मतलब कोई मुझे परेशान नहीं करना चाहता, राइट? सब यस पे क्लिक कर रहे हैं. यस, ओके. अभी टर्मिनेटर, जो लास्ट पार्ट था जहां टर्मिनेशन होता है, उसमें क्या रो फैक्टर होता है? सोच के बताना, यस और नो बोलना. रो फैक्टर होता है ऐसा वाला? यस और नो होता है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है. चलो, तो ये हमारा प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन था, है कि नहीं? अब हम सीखेंगे क्या? यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन. कूल. तो शैल वी स्टार्ट करें? यस, वी शुड स्टार्ट नाउ. So let us start. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट. ठीक है. हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा. प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक था, उसका हमने सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही बोला. बट यूकैरियोट में आई टोल्ड यू आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स, 1 2 3. कल ही सीखा था हमने. तो आरएनए पॉलीमरेज वो कौन सा है जो mRNA बनाएगा? वो है आरएनए पॉलीमरेज 2. तो यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है mRNA. ठीक है. तो पॉलीमरेज 1
और पॉलीमरेज 3 क्या करते हैं, वो भी कुछ तो बनाते हैं। पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है। बहुत तरह के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ठीक है। उनमें से कौन कौन से बनाता है ये, 28S, 18S, 5.8S। इसमें एक छूट गया, कौन पता है, 5S। तो देखो एक्चुअली 4 यूकैरियोट में 4 तरह के आरआरएनए पाए जाते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के। उन 4 में 3 आरएनए पॉलीमरेज 1 बना देता है, चौथा 5S वो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, ठीक है। तो 4 में 3 आपका पॉलीमरेज 1 बना देगा और एक जो रिमेनिंग है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3, ट्रांसफर आरएनए, एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए, एचएन आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। यही हम सीखने वाले हैं, ये अभी हम सीखने वाले हैं कि आखिर क्या है ये चीज। तो क्या ये सबको याद रहेगा, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन करता है। देखो, रेप्लिकेशन पहला प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन दूसरा प्रोसेस, ट्रांसलेशन तीसरा प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा, दूसरा। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा, दूसरा। तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। अब प्रोसेस सीखते हैं, है ना। सबको ये याद है ना, यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है या पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, जल्दी बताओ। यूकैरियोट में, अक्षता फिर से सोचो एक बार, मोनोसिस्ट्रॉनिक है ना। प्रोकैरियोट में हमने सीखा था कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है कि नहीं, यस। तो उस एक सिस्ट्रॉन में आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मिलेगा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, राइट है कि नहीं। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, राइट। अब एक और प्रॉब्लम है यूकैरियोट में। यूकैरियोट में जो आपका सिस्ट्रॉन है, मतलब जो जीन है, उस जीन में जो सिस्ट्रॉन है उसमें 2 चीजें पाई जाती है, एक एक्सॉन, दूसरा इंट्रॉन। क्या होता है, ध्यान से देखो। सिस्ट्रॉन ऐसे सीख सकते हो, चलो मैं इसको पकड़ ही लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। सिस्ट्रॉन जो है आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए, 2 चीजें पाई जाती है यूकैरियोट में, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। देखो मैचिंग टर्म है ना, सिस्ट्रॉन, ऑन। तो सिस्ट्रॉन के अंदर आपको मिलेगा एक्सॉन, इंट्रॉन, बिल्कुल मुफ्त में, सिस्ट्रॉन के साथ एक्सॉन, इंट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में से काम का कौन है जो काम का है, किसमें इंफॉर्मेशन है, कौन प्रोटीन बनाएगा, किसी को पता है कौन इंफॉर्मेशन देगा, एक्सॉन या इंट्रॉन। yes, Teju had answered. Awesome. Akshata, perfect. Yes, Shruti. I hope most of you know this, right? तो एक्सॉन में इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इंट्रॉन कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जब भी सिस्ट्रॉन जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन है, वो क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, वही तो ट्रांसक्रिप्शन है ना। मान लो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। मान लो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है
उसमें एक सिस्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। उस सिस्ट्रॉन में दो चीजें थी, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। तो पता है जब पहले यूकैरियोट में पहले एमआरएनए नहीं बनता, पहले एमआरएनए नहीं बनता, पहले क्या बनता है पता है, एचएनआरएनए। पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। मतलब क्या ये फंक्शनल है, सोचो, इसमें एक्सॉन का भी पार्ट आ गया है, इंट्रॉन का भी पार्ट आ गया है। आपको पता है इंट्रॉन कुछ नहीं बनाएगा, इंट्रॉन कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। आपको पता है एक्सॉन तो बनाएगा। तो इस एचएनआरएनए में आपके पास एक्सॉन का भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस है और इंट्रॉन का भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस है। तो बताओ एचएनआरएनए फंक्शनल है, कंप्लीटली फंक्शनल है? यस और नो में बता देना। नहीं ना, ठीक है। तो इंट्रॉन आपका नॉन कोडिंग होता है, एक्सॉन आपका कोडिंग होता है। तो ध्यान से देखो इस चीज को, ये डीएनए था आपका, है कि नहीं? आपने किसको माना था टेम्पलेट, 3 और 5 को टेम्पलेट माना था। इसी में आपका कोई जीन है सिस्ट्रॉन, इसी में दो चीजें आएंगी ना आपकी, है कि नहीं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कंप्लीट सिस्ट्रॉन है और इस सिस्ट्रॉन का ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है कि नहीं? इससे आपका बनेगा क्या, समझो, समझने की कोशिश करो, बाद में सब याद हो जाएगा। देखो आरएनए बनेगा 5' to 3'। जो आरएनए बना उसमें मान लो एक्सॉन में ए था, टी था, सी था। तो जो आरएनए बना उसका बेस पेयरिंग होगा यू ए जी, है कि नहीं? अब इंट्रॉन का मान लो ए सी था, टी था, तो क्या बनेगा इसका बेस पेयरिंग यू ए, अच्छा सेम लिख दिया मैंने ना, सेम होना नहीं चाहिए, इसको मैं जी लिख देती हूँ यहाँ पे, जी। तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका आरएनए बन गया ना, आपका आरएनए तो बन गया, रेडी है आपका आरएनए। ये आपका आरएनए है जिसमें एक्सॉन का भी बेस पेयरिंग आ गया, इंट्रॉन का भी आ गया। आपको पता है ये आपको अमाइनो एसिड देगा, कोड करेगा, एंड आपको पता है ये कुछ नहीं करेगा, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बस वो ऐसे ही है, प्रेजेंट सर, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है बट है प्रेजेंट। तो ये आप बोलोगे प्राइमरी, पहले बना ना ये प्राइमरी एमआरएनए, जो कि क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो भाई इसको फंक्शनल बनाओगे ना, इसको फंक्शनल तो बनाओगे, राइट? इस प्राइमरी एमआरएनए को हम बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। प्राइमरी मतलब जो पहले बन गया। तो जो पहले बना वो फंक्शनल नहीं था, क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रॉन भी था, क्योंकि उस सीक्वेंस में इंट्रॉन भी थे, तो वो नॉन फंक्शनल है। तो बताओ इसको फंक्शनल में कैसे कर सकती हूँ, ये बताओ। अगर मैं इसको हटा दूं, पूरे इंट्रॉन के सीक्वेंस को हटा दूं, तो वो फंक्शनल हो जाएगा ना? यस और नो सोचो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस हमारा बॉडी भी वही करेगा, हमारा बॉडी इसको हटा देगा, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। और एक और चीज बोलो, ये सिंगल स्ट्रैंड है ना, डीएनए तो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है ना, सिंगल स्ट्रैंड। तो सोचो ऐसा हो सकता है कि ये 5 वाला जो पार्ट है वो कहीं भी आके जुड़ जाए, वो कॉइल हो जाए, खुद में मुड़ जाए, मतलब खुद में कोई कोई बॉन्ड बना ले। मान लो एक धागा, अगर उसको अच्छे से खींच के नहीं रखोगे ना, तो धागा
में गांठ बन जाता है। कहीं कहीं से भी वो एक लंबा सा धागा ले लो, थ्रेड ले लो, उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दो, देखना वो धागा, उसमें गांठ आ जाएंगी, वो नॉट बन जाएंगे उसमें, है कि नहीं। उसी तरह आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसको कोई स्टेबिलिटी देने के लिए नहीं है, बेचारा अकेला है, कहीं से भी कुछ भी होगा, वो एक खुद में बॉन्ड बना सकता है, वो खुद में बॉन्ड बना सकता है। तो हम क्या करेंगे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रख दूं एंड यहाँ पे कुछ ऐसा रख दूं जिससे वो किसी से भी अटैच नहीं हो सके, तो मेरा काम तो सक्सेसफुल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं कि वो इधर आ ही नहीं पाए, और यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं कि वो यहाँ आ ही नहीं पाए, मतलब मैं इसको किसी से बांध दूं, इसको किसी से टाई कर दूं, और इसको भी किसी से टाई कर दूं, मतलब एक दो पोल लगा दूं, दो पोल लगा दूं और उन दोनों को वहां पे बांध दूं, तो क्या वो कभी भी बॉन्ड बनाएंगे, कॉइल हो पाएंगे? सोच के बोलना, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या वो कॉइल हो पाएंगे? मैंने दोनों एंड, उसका दोनों एंड को पकड़ लिया, तो कॉइलिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और यही आपका मैच्योर्ड एमआरएनए बनेगा। तो मैच्योर्ड एमआरएनए कैसे बनेगा? पांचवा एंड को कुछ कर देंगे हम, तीसरा एंड को कुछ कर देंगे हम, और क्या करेंगे, जितने इंट्रॉन है उसको हटा देंगे हम, तो हमको फाइनली एमआरएनए मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना? पांचवें एंड पे कुछ करेंगे, तीसरे एंड पे कुछ करेंगे, और इंट्रॉन को हटा देंगे। जब ऐसा कर दोगे आप, तो आपको फंक्शनल आरएनए मिल जाएगा, जिसको आप खुशी खुशी एमआरएनए बोल सकते हो। ठीक है, समझ आया? यस, नो? अब हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से अब सीखेंगे कि इसको बोलेंगे क्या, कि पांचवें एंड पे क्या कर देंगे भाई, और तीसरे एंड पे क्या कर देंगे, नाम होना चाहिए ना कुछ इसका। तो देखो, इसको मानता है वो ऊपर ना, अपस्ट्रीम, तो इसको कैप मान लिया, सिर के पास कैप, ये एंड में था ना, तो इसको टेल मान लिया। पांचवें वाली जगह को क्या मान लिया? ऊपर का पार्ट, कैप, और तीसरे वाले को क्या मान लिया? नीचे का पार्ट, टेल। कैप एंड टेल, है ना? तो जब यहाँ पे कुछ करोगे तो बोलोगे कैपिंग कर रहे हैं, और पूछ पे कुछ करोगे तो बोलोगे टेलिंग कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ? कैपिंग हुआ, टेलिंग हुआ। इसको कट कर दोगे, इसको कट करोगे तो बोलोगे हम क्या कर रहे हैं? स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। तो तीन साइंटिफिक टर्म सीख लो, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। ये तीनों चीज कर लोगे तो एचएनआरएनए से मैच्योर्ड एमआरएनए मिल जाएगा। ये आपका स्पेशल कैरेक्टर है यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट में कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल मस्त चलता है उनका सब कुछ, उनमें ऐसा इंट्रॉन एक्सॉन का कोई झंझट नहीं है, बट हम में है ना? तो चलो सीख लो अब। तो जो प्राइमरी एमआरएनए बनता है वो नॉन फंक्शनल होता है, इतना तो सब सीख गए होगे, उसको आप एचएनआरएनए बोल सकते हो, है ना? ठीक है, तो देखो, प्राइमरी जो बना आपका एचएनआरएनए, जो प्राइमरी एचएनआरएनए बना, एचएन का फुल फॉर्म बताया है मैंने, है ना? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बना। क्या क्या करना पड़ेगा देखो, कैपिंग करनी पड़ेगी, टेलिंग करनी पड़ेगी, एंड स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। आई होप सबको समझ आया। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप मैच्योर्ड एमआरएनए कौन से प्रोसेस से प्राप्त करते हो? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। तो कोई पूछे कि एचएनआरएनए से एमआरएनए मुझे चाहिए भाई, दे दो, तुम क्या बोलोगे? भाई ऐसे तो नहीं दूंगा, कैपिंग कर दो, टेलिंग कर दो, स्प्लाइसिंग कर दो, मिल जाएगा तुम्हें एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए। ठीक है, तो इतना पता चल गया है ना कि कैपिंग कहाँ करोगे?
5 एंड पे करोगे। टेलिंग कहाँ करोगे? 3 एंड पे करोगे। स्प्लाइसिंग क्या करते हो? इंट्रॉन को कट कर दोगे। किसको रिमूव करोगे? इंट्रॉन को, है कि नहीं? तो अब देखो कि कैपिंग में करते क्या है और टेलिंग में करते क्या है। मैंने बोला ना, पिलर से उसको पकड़ के रखेंगे। पिलर कहाँ से लाओगे? बॉडी में तो मॉलिक्यूल्स है ना, तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। 5वें जगह पे कुछ लगा देंगे और 3rd पोजीशन पे भी कुछ मॉलिक्यूल लगा देंगे ताकि वो बॉन्ड नहीं बना सके। ठीक है, तो चलो सीखते हैं कैपिंग क्या होता है। कैपिंग में क्या करते हो? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, MGTP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप कहाँ लगा दोगे? 5वें एंड पे लगा दोगे। कहाँ लगा दोगे? 5वें एंड पे। देखो ये आरएनए था आपका, बोल सकते हो ये कौन सा आरएनए है? HNRNA। पहला स्टेप क्या किए? कैपिंग किए। कैपिंग का मतलब क्या किए? 5वें जगह पे क्या किए? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किए। 5वें पोजीशन पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, MGTP। यही आपका कैपिंग है। ये क्या है? कैपिंग। अब टेलिंग में क्या ऐड करोगे? तो टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यू, कितने? 200 से 300, 200 to 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू को ऐड करते हो तीसरे एंड पे। तीसरे एंड पे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? टेलिंग। क्या होगा? टेलिंग। तो बहुत सारे एडिनाइलेट ग्रुप ऐड कर रहे हो ना, 200 to 300 एडिनाइलेट ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐड कर रहे हो, तो इसको बोल सकते हो क्या किए? पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन, बहुत सारे एडिनाइलेट को तीसरे पोजीशन पे ऐड कर दिया आपने, पॉली एडिनाइलेशन। तो टेलिंग में क्या करते हो? पॉली एडिनाइलेशन। टेलिंग में क्या करते हो? पॉली एडिनाइलेशन। कैपिंग में क्या करते थे? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हो 5वें पोजीशन पे। ठीक है, समझ आ रहा होगा? 3 फॉस्फेट, गुआनोसिन मतलब समझ आया? गुआनिन, कौन सा नाइट्रोजनस बेस? गुआनिन। उसके साथ क्या ऐड है? मिथाइल। तो नाम क्या रखोगे? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनाइलेट मतलब कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा यहाँ पे? एडिनिन। पता है ना, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, सारा नाइट्रोजनस बेस है। तो कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है, समझ आ गया होगा। तीसरा स्टेप क्या था? स्प्लाइसिंग। तीसरा स्टेप क्या था? स्प्लाइसिंग। क्या करते हो? इंट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम HNRNA and exons are joined after capping and tailing. Now it is fully processed mRNA that is transported out of the nucleus for translation. क्या बोल रहा है? बस यही बोल रहा है, एक्सॉन को रखा, इंट्रॉन को हटाया, कैपिंग करा, टेलिंग करा, कंप्लीटली प्रोसेस्ड फंक्शनल mRNA मिल गया। अब ये mRNA रेडी है कौन से प्रोसेस के लिए? ट्रांसलेशन के लिए। एंड आपको ये पता होगा कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ? न्यूक्लियस के अंदर हुआ।
तो अब वो mRNA को तो बाहर आना पड़ेगा, तो mRNA अब साइटोप्लाज्म में आएगा, किस लिए? ट्रांसलेशन के लिए। किस लिए? ट्रांसलेशन के लिए। क्या सबको समझ आया? एक बार everyone turn the video on. In transcription यूकैरियोट में कुछ अलग अलग से फैक्टर होते हैं। इसके प्रमोटर में आपको मिलता है एक फैक्टर जिसका नाम है, हो सकता है ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है महाराष्ट्र वाले बुक में होगा। प्रमोटर साइट पे कौन सा फैक्टर? ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर। डिफरेंस समझ आ रहा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में? कौन सा फैक्टर? ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर। इसके बाद तो नॉर्मल स्ट्रक्चरल जीन होगा जहां पे इलॉन्गेशन होगा, फाइनली टर्मिनेटर होगा। अब सोचो, प्रोकैरियोट में रो फैक्टर था, यूकैरियोट में कौन सा फैक्टर है? सोचो, यूकैरियोट में कौन सा फैक्टर पता है? यूकैरियोट में कोई फैक्टर नहीं होता, नो फैक्टर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 2, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 टर्मिनेटर की जगह पहुंचता है, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। यूकैरियोट थोड़ा डेवलप्ड है, राइट? तो जैसे ही वो टर्मिनेटर पे पहुंचता है, कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस को खत्म कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को एंड कर देता है। तो प्रोकैरियोट में रो फैक्टर था, लेकिन यूकैरियोट में कोई भी फैक्टर नहीं है। सिग्मा फैक्टर था प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट के प्रमोटर साइट में सिग्मा फैक्टर था। यूकैरियोट के प्रमोटर साइट पे ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर है, ठीक है? प्रोकैरियोट के टर्मिनेटर में रो फैक्टर था, यूकैरियोट के टर्मिनेटर में कोई फैक्टर नहीं है, नो फैक्टर, राइट? यूकैरियोट के टर्मिनेटर में नो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है। गॉट इट? शुभम, समझ आया ना? आई रिपीटेड इट फॉर यू। समझ आया ना? समझ आ रहा है आपको? कैन यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पढ़ो। Which property of DNA led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication? ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये हाइपोथेसिस कैसे दिया, सेमी कंजर्वेटिव वाला? वॉटसन एंड क्रिक ने एक्चुअली क्या मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था उसमें? चारगाफ और वॉटसन एंड क्रिक ने हेल्प किया एक दूसरे को, और क्या बताया कि हमेशा एडेनिन ए टी के साथ बाइंड करता है और साइटोसिन जी के साथ बाइंड करता है। इसीलिए तो सेमी कंजर्वेटिव है वो, कि अगर आप उसको हाफ कर देते हो तो आपके पास जो एक स्ट्रैंड है, उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो नया स्ट्रैंड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्या है, वो एबिलिटी है कि वो दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सके। तो अगर आप उनको सेपरेट कर देते हो तो एक स्ट्रैंड काफी है एक नया डीएनए बनाने के लिए। यही उनका बेसिस था कि हाँ, डीएनए शायद सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। उन्होंने प्रूफ नहीं किया था, प्रूफ तो आपके मेसेल्सन एंड स्टाल उन्होंने किया था ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हेवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन वाला। तो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रूफ नहीं किया, उन्होंने बस हाइपोथेसिस दिया था कि हो सकता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से वो रेप्लिकेट करते हैं।
तो क्या बेसिस था उसका? उसका बेसिस यही था कि डीएनए एंटी पैरेलल है और एक दूसरे से कैसे बाइंड होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। इसी वजह से हर एक स्ट्रैंड के पास एबिलिटी है कि वो एक नया स्ट्रैंड बना सके। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एमआरएनए और टीआरएनए में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरएनए? क्या डिफरेंस है सोचो। ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं बताया है? एवरीवन नोज ना? अगर पता है तो यस पे क्लिक कर दो। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा और टीआरएनए अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लाएगा। tRNA will carry the amino acid from the cytoplasm to the mRNA, and mRNA has the information. mRNA has the codon. क्या इंफॉर्मेशन है उसके पास कि कौन सा अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को लेके आना है। मतलब mRNA एकदम बॉस है, ही इज द बॉस, कि भाई मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन है, tRNA कम हियर, ये वाला कोडॉन है, ये अमाइनो एसिड लेके आओ, राइट? सो ऐसे वो काम करवाते हैं। mRNA के पास कोडॉन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, tRNA उसको पढ़ता है और क्या लेके आता है? अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेके आता है। समझ आ गया होगा, है ना? तो अब हम सीखने वाले हैं कि एमआरएनए में कितने तरह के कोडॉन हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझो पहले, फिर हम चलेंगे जेनेटिक कोड सीखने के लिए। आपके पास आपका प्यारा सा एमआरएनए बन चुका है। आप सबको पता है इस एमआरएनए पे कुछ तो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। पेयरिंग हुआ ना, तो कुछ भी प्रेजेंट होगा, ए यू सी जी टी। टी तो नहीं होगा, टी के जगह हमेशा यू होगा, राइट? फिर से जी लिख देती हूँ, सी यू ए, ऐसा कुछ कोडॉन होगा एमआरएनए के पास। अब आपकी बॉडी पता है कितने अमाइनो एसिड से बनी है? आपके बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स है, ये तो पता होगा ना। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, राइट? ये जो प्रोटीन बने हैं अमाइनो एसिड से बनते हैं ना। प्रोटीन का एक यूनिट है अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। मुझे ये बताओ कितने अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं? अमाइनो एसिड बहुत है, देयर आर सो मेनी, लेकिन कितने अमाइनो एसिड आपके बॉडी के प्रोटीन बनाते हैं? जल्दी बताओ। बहुत सारे आंसर मिल चुके हैं मुझे। श्रुति, दीक्षा, वनश्री, कितने अमाइनो एसिड बताओ? अमाइनो एसिड 20। कितने अमाइनो एसिड? 20 अमाइनो एसिड है जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बना दिए। अब क्या करना है? चलो, तो इस 20 अमाइनो एसिड से बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। 20 अमाइनो एसिड से बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन बन सकते हैं, है कि नहीं? अब बात ये आई थी, ये अरेंज कैसे है? क्या दो एक अमाइनो एसिड को बनाएगा? क्या अकेला एक अमाइनो एसिड को बनाएगा? क्या ये 3 मिलके अमाइनो एसिड को बनाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कितने नाइट्रोजनस बेस एक कोडॉन बनाते हैं। कितने नाइट्रोजनस बेस एक कोडॉन बनाते हैं? ठीक है,
ओके, कितने नाइट्रोजनस बेस है आपके पास? 4 है ना? A, U, C, G, है कि नहीं? mRNA में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस है। mRNA में कितने तरह के नाइट्रोजनस बेस है? ध्यान से सुनो समझने के लिए। ऐसे तो मैं आपको आंसर बोल सकती हूँ कि टोटल पता है आपकी बॉडी में 64 कोडॉन है। तेजू ने अभी ये चीज बोला था मुझे। आपकी बॉडी में टोटल कितने कोडॉन है? 64। मतलब 64 तरह के अमाइनो एसिड बनते होंगे। लेकिन ये 64 क्यों है? क्यों? उसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। जानना है कि नहीं? या फिर मैं ऐसे ही बोल दूं कि 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। आपकी बॉडी में 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें कि कुछ उसमें स्टॉप कोडॉन होते हैं। जानना है तो बोलो। जानना है? ठीक है, चलो। तो कितने तरह के नाइट्रोजनस बेस है? 4 तरह के। एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। क्वेश्चन क्या था कि क्या ये एक एक अकेला अमाइनो एसिड बनाएगा? क्या एक एक अकेला अमाइनो एसिड बनाएगा? बनाना 20 है ना? इसको बनाना कितने अमाइनो एसिड है? 20। इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको कितने अमाइनो एसिड मिल सकते हैं? 20। कितने अमाइनो एसिड? 20। तो बोला ठीक है, ऐसा सोचते हैं, थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया उन्होंने। समझ में नहीं भी आएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है, घबराना मत अगर समझ में नहीं आए तो। और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। 4 नाइट्रोजनस बेस अगर मैं उसको एक करके अरेंज करूं तो 4 का पावर 1। भाई इससे कितने अमाइनो एसिड मिलेंगे? इससे कितने अमाइनो एसिड मिलेंगे? 4 अमाइनो एसिड मिलेंगे। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए कितने? 20। तो हमने सोचा चलो 2-2 करके कर लेते हैं। 4 का पावर 2 कर लो, तो 4 4 जा 16। कितने अमाइनो एसिड आप बना पाए? कितने अमाइनो एसिड आप बना पाए? 16 बना पाए। तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, हमें 20 चाहिए ना, चलो 4 का पावर 3 कर देते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो गए? 64 अमाइनो एसिड। उन्होंने बोला कि या अब तो हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं ना। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे, एक टेबल में दिखाऊंगी आपको, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस होगा, लेकिन आप देखोगे कि एक ही अमाइनो एसिड बनाएंगे वो। क्यों? क्योंकि भाई आपको इससे बनाना कितने अमाइनो एसिड है? 20 बनाना है ना। बनाना कितना है? 20। आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 20। तो अगर मैं 64 अमाइनो एसिड बनाती हूँ तो रिपीटेशन तो होगा ही ना। मेरे पास अवेलेबल 20 है, मैं बना रही हूँ 64, तो रिपीट होगा या नहीं होगा? सोचो, मैं यही 20 बना सकती हूँ, मैं यही 20 बना सकती हूँ, मैंने बना दिया 64, तो बनेगा तो इसी से ना, वो इसी से बनेगा ना, राइट। इसीलिए जब आप टेबल देखोगे जेनेटिक कोड का, तो वहां पे देखोगे कि बहुत सारे कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया कि क्यों हम कोडॉन को ट्रिपलेट लेते हैं। हम 4 नाइट्रोजनस बेस को 3-3 में अरेंज करते हैं, 3-3 में अरेंज करते हैं, जैसे कि AUG आपका एक कोडॉन हो गया। समझ आ रहा है कुछ? इसलिए हमारा एक कोडॉन कितने नाइट्रोजनस बेस से बना है? 3 से बना है। हमारा एक कोडॉन कितने नाइट्रोजनस बेस से बना है? 3 नाइट्रोजनस बेस से बना है। तो चलो इसका समरी लिख देते हैं। ये समरी सबको याद रखना। जिसको जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया है अपने दिमाग का थोड़ा ज्यादा यूज करो और इसको याद कर लो।
ठीक है, तो कितने अमाइनो एसिड? 20 अमाइनो एसिड मेक्स प्रोटीन, पहला पॉइंट। दूसरा, कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस होंगे। तीसरा पॉइंट ये होगा, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने हैं? टोटल 64 कोडॉन। आउट ऑफ दिस 3 आर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन मतलब वहां पे कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा, वहां पे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं आएगा। आपका UAA, UAG एंड UGA ये आपके स्टॉप कोडॉन है। कैसे कोडॉन है? स्टॉप कोडॉन। मतलब यहां अगर आप आ गए, ऐसे वाले कोडॉन में आ गए, तो आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। कोई अमाइनो एसिड, कोई टीआरएनए नहीं होगा जो इसके लिए अमाइनो एसिड लेके आएगा। टीआरएनए का काम है ना, आओ देखो क्या है, फिर अमाइनो एसिड को लेके आओ। जैसे ही ये आ जाएगा, कोई भी टीआरएनए इसके लिए अमाइनो एसिड लेके नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी टीआरएनए विद द अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ आया? तो ये समझ आ गया होगा। अगर मेरे पास 64 कोडॉन है तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे कोडॉन होंगे जो एक ही अमाइनो एसिड को बनाएंगे, राइट? अब आ जाओ जेनेटिक कोड में। देखो ध्यान से, हमारा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, 3 सीक्वेंस को लिखते हो आप, है ना? UCAG। हर जगह देखो हमने कोई पैटर्न फॉलो किया है। अगर आप ऐसे ही देखोगे ना, एकदम हौच पौच लगेगा, मतलब क्या है। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर देखो कितना इजी है ये। ऐसे कोई रटना नहीं है इसको, कोई नहीं पूछेगा आपसे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता रही हूँ कि कैसे दिया गया है। UCAG है ना, पहला लेटर है ये। दूसरा लेटर फिर से UCAG। तीसरा लेटर देखो क्या किया इन्होंने, एक एक में 4 लिखा है इन्होंने, तो एक साथ UCAG, एक साथ UCAG, UCAG, UCAG। अब देखो नाम कैसे दिया है, मैच करो। पहला लेटर U, दूसरा लेटर U, तीसरा लेटर U। देखो लिखा है ट्रिपल U, ट्रिपल U लिखा है ना। उसी तरह देखो दूसरा वाला कैसे लिखा, U, दूसरा U, तीसरा C। देखो UUC है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो अगर मैं आपको बोलूं अभी के अभी कि क्या आप बिना देखे सारा चार्ट बना सकते हो? ये नहीं बना सकते हो अभी आप, ये नहीं लिख पाओगे। कौन सा अमाइनो एसिड है वो लिखने में मुश्किल होगा, लेकिन आप ये लिख सकते हो कि नहीं? यस और नो सोचो। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे UCAG अलग अलग लिखना है, यहाँ पे UCAG अलग अलग लिखना है, और यहाँ पे साथ साथ लिख देना है। पहले इसको लिखोगे, दूसरी बार में इसको लिखोगे, और तीसरी बार में यहां से लिखोगे, तो पूरा का पूरा टेबल आप बना सकते हो। अगर ये अरेंजमेंट आपको पता है कि कैसे लिखना है, पूरा का टेबल पूरा यू कैन मेक ऑन योर ओन, है कि नहीं? अब जो बात हम कर रहे थे कि देखो ध्यान से देखो, तो इसको, ये चारों कोडॉन को ध्यान से देखो, अलग अलग है चारों, चारों अलग अलग है ना। और देखो चारों क्या बना रहे हैं, चारों एक ही अमाइनो एसिड बना रहे हैं, इसका नाम है सीरीन। अच्छे से लिख देती हूँ कलर,
थोड़ा पूरा अमाइनो एसिड का नाम है सीरीन। हम अमाइनो एसिड को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ताकि जगह कम ले, है ना। देख रहे हो ना कि मल्टीपल कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, समझ रहे हो। वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। आपके पास 20 अमाइनो एसिड है और 64 कोडॉन है, तो ऐसा तो होगा ही ना कि एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करे, है कि नहीं। बस वही है। सबको समझ आया जेनेटिक कोड क्या है, कैसे लिखते हैं, 64 कोडॉन क्यों है, हमने 16 क्यों नहीं लिया। अगर हम 16 कोडॉन लेते तो हम सिर्फ 16 अमाइनो एसिड बना पाते, हमारा 4 अमाइनो एसिड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हम अपने प्रोटीन नहीं बना पाते, कुछ कुछ प्रोटीन नहीं बना पाते, तो हमारा ग्रोथ अच्छे से नहीं होता। इसलिए हमारा बॉडी क्या सोचा, चलो हम बहुत सारा बना देते हैं, तो 64 कोडॉन बन गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, कोडॉन्स UA, UAG, UGA, कूल। पता है एक इनिशिएटर कोडॉन भी होता है जो स्टार्ट करेगा प्रोसेस को, वो कौन सा है पता है। AUG, कहाँ है AUG? ए यहाँ पे हुए, यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो AUG आपका इनिशिएटर कोडॉन है। इनिशिएटर मतलब ये स्टार्ट करता है प्रोसेस को। कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, मिथियोनिन। कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, MET का मतलब मिथियोनिन। तो चलो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जितना बताई हूं उतना याद रखना। स्टॉप कोडॉन, पहले टोटल 64 है आपके, उस 64 में 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG, UGA। एक उसमें इनिशिएटर कोडॉन होगा, वो क्या है, AUG। ये क्या कोड करता है, मिथियोनिन। ये सारी चीजें आपको जाननी है, ठीक है। आपको ये नहीं जानना, आपको सारा नहीं जानना है, ये कौन क्या बना रहा है, सारा नहीं जानना है। ये tRNA का काम है, दिस इज द वर्क ऑफ tRNA। वो अपना पढ़ेगा, अमाइनो एसिड को लेकर आ जाएगा। आपको AUG जानना है और आपको 3 स्टॉप कोडॉन जानना है, जो कोई भी अमाइनो एसिड लेकर नहीं आएगा, ठीक है। यही आपका हो गया जेनेटिक कोड, यही आपके mRNA में अरेंज होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट पूछ लो। Anyone has any doubt up to now? I can unmute you. अगर कोई लंबा चौड़ा डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पूरा ट्रांसक्रिप्शन सीख लिया, उसके बाद हमने जेनेटिक कोड सीखा कि वो कैसे होते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हम एक सीक्वेंस को चेंज कर दे तो क्या चेंजेस आएंगे, हम उसे क्या बोलेंगे। मान लो mRNA में CUA है, मैंने इस A को हटा दिया तो क्या चेंज आएगा, वो सारी चीजें हम कल देखेंगे। मतलब उस टॉपिक को हम बोलते क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन। समीक्षा इज आस्किंग ये ILE क्या है, आइसोल्यूसिन। ILE आइसोल्यूसिन है, ठीक है समीक्षा। ILE आइसोल्यूसिन, ठीक है, ओके। चलो फिर कल हम सीखेंगे म्यूटेशन और फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो हम हमारी क्लास को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जाके लंच वंच कर सकते हो, ठीक है।
कोई डाउट है तो पूछ लो। नो, ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना? यस, चलो, थैंक यू सो मच।